तो स्वागत है दोस्तों आपका। हम YouTube चैनल पे बात करेंगे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड IRFC पर। वैसे तो इस स्टॉक पर जो कोई भी अपडेट आती है हम रेगुलर आपके साथ वो शेयर करते ही रहते हैं। सो आज भी कुछ नई बढ़िया और इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं जो आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे और आपके लिए जाननी भी जरूरी है। वैसे तो आपको पता ही है कि पिछले कुछ महीनों से कंटिन्यूसली हम आपके साथ रेगुलर अपडेट शेयर कर रहे हैं और इन अपडेट्स के माध्यम से समझने की कोशिश भी करते हैं अभी हमें स्टॉक में फ्रेश बाइंग करनी चाहिए, होल्ड करना चाहिए, एक्यूमुलेट करना चाहिए या फिर एग्जिट ले करके निकल जाना चाहिए। सो काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं उसको समझने में मदद मिलती है। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट उन लोगों से भी करना चाहेंगे जो लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए और अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली सारी अपडेट समय से पहले आप तक पहुंचती रहे। तो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त करण, स्वागत है। कल भी हमने डिस्कस किया ही था कि एक फॉल हमें होता नजर आया है। नो डाउट हो सकता है यहाँ से हमें मंडे के दिन कुछ रिकवरी आती नजर आए या फिर स्टॉक ऊपर की तरफ बढ़ता नजर आए, लेकिन जो ट्रेंड है वो अभी भी बीरिश ही बना हुआ है। दैट मीन स्टॉक में बायर्स जो हैं वो एक्टिव होते या इंटरेस्टेड होते नजर नहीं आ रहे। सेकंड पॉइंट यहाँ पर ये है कि अगर नीचे की तरफ मिलता है तो वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी अगर 100 के नीचे के लेवल पे स्टॉक रहता है। पर हाँ, समय तब भी देना पड़ेगा क्योंकि लंबे समय के लिए होल्डिंग रेलवे स्टॉक्स में बनती नजर आएगी। आप लोगों को विप्रो का पता होगा, विप्रो 750 का हाई लगा करके आया था और 2-3 साल स्टॉक में वापस रिकवरी देखने को नहीं मिली थी। और सेम सिनेरियो मुझे ऐसा लगता है कि सेम सिनेरियो जो है वो इसमें भी किया जा रहा है रेलवे के सेक्टर में अंदर। जो RVNL IRFC आपको पता है कहाँ तक जा करके आए, तो सेम चीजें वही देखने के लिए करीब करीब मिल रही हैं। इसको समय थोड़ा कम लगे या फिर हो सकता है इसको भी समय उससे ज्यादा लगे, कह क्या सकते हैं, कुछ भी नहीं दोनों में से, लेकिन सिनेरियो वही फॉलो किया जा रहा है कि पीक से नीचे गिरेंगे, फिर वो 2-3 साल मतलब पेशेंस किया गया, रिटेल को बहुत पेशेंस करना पड़ा, फिर विप्रो जा करके कहीं ना कहीं अब जो है आफ्टर बोनस जब इसने दिया तो बोनस शेयर्स को काउंट करेंगे तो इस हिसाब से 630-40 का इसने हाई लगाया। देखिए, मैं यहाँ पर अपने विचार की बात कर रहा हूँ, मैं अपने निजी विचार की बात कर रहा हूँ। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन मैं अपने यहाँ पर निजी विचार की बात कर रहा हूँ। आगे की तरफ समझेंगे तो ये पॉइंट सिर्फ एक क्लियर है कि रेलवे स्टॉक या फिर IRFC लंबे समय के लिए एक अच्छा स्टॉक है। वो क्यों है अभी हम समझते हैं, ऐसा यहाँ पर एनालिसिस द्वारा कहना है। IRFC शेयर प्राइस स्टॉक टू बाय एंड होल्ड फॉर द लॉन्ग टर्म। तो यहाँ पर देखिए क्यों बाय करना चाहिए। देखिए, इस चीज को समझिए कि जो बैटिंग है वो IRFC शेयर के फेवर में है। गौरव गोयल, फाउंडर डायरेक्टर एट फाइनोक्राफ्ट टेक्नोलॉजी के द्वारा यहाँ पर कहना है कि लास्ट ईयर हमने एक पागलपन बाइंग जो रशिंग आती नजर आई PSU सेक्टर में और इंक्लूड रेलवे और रेलवे रिलेटेड फाइनेंसिंग स्टॉक्स के अंदर। और बहुत सारे स्टॉक्स में वैल्यूएशंस जो था वो नॉट जस्टिफाई नहीं हो पा रहा था और कंपनियां जो हैं काफी ज्यादा ग्रो हो रही थी। सो ऊपर की तरफ से क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ 40 से 50% तक 52 वीक हाई से स्टॉक गिरते नजर आए, जिनमें से IRFC भी एक है। और जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है वो जनरली स्मेल करता, अपॉर्चुनिटीज ढूंढता है या ट्राई करता है इन्वेस्ट फंडामेंटली स्टॉक्स में एक रीजनेबल वैल्यूएशंस के अकॉर्डिंग। इनके द्वारा ऐसा यहाँ पर कहना है जो ये कह रहे हैं। इसके अलावा देखिए इनकी एडवाइस क्या है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो हैं IRFC के शेयर को देख सकते हैं। अविनाश गौरशंकर, हेड ऑफ रिसर्च ऑफ प्रॉपर्टी मार्ट सिक्योरिटीज द्वारा भी कहना है कि IRFC का जो बिजनेस है वो रेलवे इंफ्रा लैंडिंग का है और रेलवे इंफ्रा कंपनी जो है IRFC जो है प्रोवाइड कराती क्रेडिट फॉर देयर प्रोजेक्ट्स नजर आती है। और आफ्टर प्रूफ आपको पता है हाल फिलहाल में रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा 18,658 करोड़ के प्रोजेक्ट्स जो हैं लाई गए। IRFC एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, एक रीप मैक्सिमम बेनिफिट्स जो हैं ऑल बेनिफिशियरी को, जो रेलवे कंपनीज या वुडकम IRFC को क्रेडिट लाइंस रिस्पेक्टिव प्रोजेक्ट्स को मिलता नजर आएगा। सो इन्वेस्टिंग इन IRFC शेयर एट करंट वैल्यूएशन जो यहाँ पर लुक अट्रैक्टिव है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। IRFC शेयर बिकम देयर वेल्थ क्रिएटिंग स्टॉक इन देयर पोर्टफोलियो। तो वही बात है कि जितने भी एनालिसिस यहाँ पर IRFC पर सलाह देते हैं वो यहाँ पर एक पॉइंट जरूर साथ में लेकर के चल रहे हैं कि लंबा समय देना पड़ेगा। लंबे समय यानी कि 2 साल भी हो सकते हैं, 5 साल भी हो सकते हैं, 10 साल भी हो सकते हैं। इसमें कोई एक एक्यूरेट टाइम नहीं बताया जा सकता, लेकिन एक चीज क्लियर है कि फिलहाल IRFC का बिजनेस समझे तो बहुत बढ़िया बिजनेस IRFC का चलता नजर आ रहा है। आफ्टर नवरत्ना स्टेटस मिलता नजर आ रहा है, फिर दुबे जी ने जो शेयर्समेंट्स दिए हैं उससे काफी ज्यादा क्लैरिटी मिल रही है इन फ्यूचर के लिए। इसके अलावा भी जो कंसर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं IRFC स्टैंड करता बिजनेस मॉडल जो कि डेडिकेटेड फाइनेंस आर्म ऑफ इंडियन रेलवेज का है और एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बैकिंग
जो लो रिस्क बिजनेस मॉडल है और हेल्थी डिविडेंड यील्ड भी है लॉन्ग टर्म, इन द लॉन्ग टर्म गिव IRFC ए बेटर लॉन्ग टर्म पिक। तो प्रशांत आपसे का भी कहना है, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है रिसर्च एट मेहता इक्विटीज में, तो काफी सारी चीजें यहाँ पर बिजनेस के अकॉर्डिंग अच्छी बनी हुई है। IRFC के कंपनी के रिजल्ट्स आए, हमने आपके साथ रिजल्ट डिस्कस किए, लेकिन अगर हम सिनेरियो को समझें, प्रॉपर सीन को देखने की कोशिश करें, आप लोग देख सकते हैं IRFC के पीए कंपैरिजन में IRFC का मार्केट कैप हमें सबसे बढ़िया देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन एक पॉइंट है जो यहाँ पर बहुत अच्छा नहीं लगता, वो है पी रेशो। अगर आप पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन या फिर रेक लिमिटेड की पी रेशो देखेंगे तो यहाँ पर 10 से नीचे है, जो इन स्टॉक्स को और अट्रैक्टिव बनाती है पी की रेशो की वजह से। लेकिन वहीं पर अगर IRFC के बिजनेस पर एक नज़र मारें, जो फिलहाल कंपनी ने दिखाया है करके, वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में कंपनी की ईयर ऑन ईयर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है। अगर आप मार्च क्वार्टर की बात ही करेंगे, जो कि 2024 का था, तो 6475 करोड़ की कंपनी की सेल्स थी और इस बार कंपनी ने काफ़ी बड़ा जंप लिया है। लेकिन अगर आप लास्ट क्वार्टर की बात करेंगे तो लास्ट क्वार्टर से कहीं ना कहीं कंपनी कुछ डिक्लाइन हुई है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। अगर हम कहें तो 67 वाली लाइन पर ही दोनों चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। लेकिन वहीं पर अगर सितंबर की बात करें तो सितंबर में यहाँ पर पिछले 5 क्वार्टर में सबसे अच्छी सेल्स निकली थी, लेकिन उस बार कंपनी का प्रॉफिट कम था, ज़्यादा नहीं निकला था, सेल्स अच्छी रही थी। लेकिन ऑल ओवर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर हमें पॉजिटिव ही बनता नज़र आ रहा है। एक्सपेंसेस की बात कर लें तो कोई एक्सपेंसेस में बड़ा जंप देखने के लिए नहीं मिल रहा। वहीं पर अदर इनकम की बात कर लें तो अदर इनकम में भी कंपनी ने कोई बड़ा जंप नहीं किया। डेप्रिसिएशन में भी कंपनी का कोई बड़ा जंप नहीं हुआ। मेन पॉइंट है नेट प्रॉफिट पर। अगर आप कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कहीं ना कहीं कंपनी की नेट प्रॉफिट में ग्रोथ हुई है लास्ट क्वार्टर से और उससे क्वार्टर से और उससे पिछले क्वार्टर से। लेकिन अगर आप ईयर ऑन ईयर की बात करेंगे, अगर हम ईयर के हिसाब से देखें तो जहां पर 1717 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने लास्ट ईयर जनरेट किया था, वहीं पर वो भी 1682 करोड़ हो चुका है। लेकिन लगभग समझें तो कोई बड़ा चेंज नहीं है। कहें कि 50 करोड़ का फ़र्क है, कहें कि 100 करोड़ का फ़र्क है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लगभग ज़्यादा फ़र्क नहीं आया। लेकिन कहीं ना कहीं कंपनी की स्टेबिलिटी देखने के लिए हमें मिल रही है कि कोई कहे कि कोई बहुत बड़ा जो है प्रॉफिट कम हो गया, डिक्लाइन हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर वहीं पर अगर आप इस चीज़ को ईयर ऑन ईयर में भी चेक करेंगे तो आपको सही में पता चलेगा कि कंपनी की ग्रोथ क्या है। अब आप खुद ही देख लीजिए, मार्च 2022 में कंपनी 20,300 करोड़ पर सेल्स कर रही थी। मार्च 2023 में कंपनी ने 23,722 करोड़ की सेल्स निकाली, 24 में 26,645 की और 25 में 27,153 करोड़ की सेल्स रही हैं। एक्सपेंसेस कोई बड़ा जंप नहीं है, जो कि एक अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं डेप्रीशिएशन अगर आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर के हिसाब से डेप्रीशिएशन इस बार बहुत कम रहे हैं। फिर वहीं पर अगर आप ईयर ऑन ईयर कंपनी के प्रॉफिट की बात करेंगे तो वो आपके सामने ही है। नेट प्रॉफिट में जहां पर 6,090 करोड़ पर कंपनी ईयर ऑन ईयर खड़ी थी, वहीं पर 167 से और फिर 6412 से और अब 6502 करोड़ पे आती नजर आई। यहाँ डिफरेंस है। अगर आप ईयर ऑन ईयर इस प्रॉफिट में डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ डिफरेंस आपको नजर आएगा, जो कि एक अच्छी बात है। अर्निंग पर शेयर में भी ग्रोथ हुई है ईयर ऑन ईयर। सो ईयर ऑन ईयर कंपनी यहाँ पर TTM जो कहें तो एक अच्छा होता कंपनी का नजर आ रहा है। वहीं पर अगर हम यहाँ पर कंपनी के रिजर्व की बात कर लें तो रिजर्व में भी कंपनी के जंप देखने के लिए मिल रहा है। और अगर एक कंपनी के पास एक अच्छा रिजर्व रहता है, दैट मीन कंपनी बोनस और डिविडेंड जैसी चीज़ें आसानी से दे सकती है। वहीं पर अगर आगे समझे, और इस बार कंपनी ने नेट कैश फ्लो में भी बहुत बढ़िया करके दिखाया है। काफ़ी अच्छा कैश फ्लो यहाँ पर कंपनी ने बचाया है। काफ़ी अच्छा कैश फ्लो कंपनी को यहाँ पर बना है, जो कि प्रॉफिट जो है ऑपरेशन से आता हमें नज़र आया है। और WC आइटम्स में भी काफ़ी अच्छा जो है जंप देखने के लिए मिला है। नेट कैश फ्लो भी कंपनी यहाँ पर जनरेट करती नजर आई, जो कि एक बहुत अच्छी बात। तो यहाँ पर खरीदे बेचे या होल्ड करें एनालिसिस द्वारा बताया जा रहा है। मौजूदा बाजार मूल्य पर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के शेयर खरीदने चाहिए, IRFC के शेयर खरीदने चाहिए या नहीं। तो इस तरह से इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के शेयर बेचने चाहिए। तो
इकोनॉमिक्स रिसर्च के प्रबंधक निदेशक जी चोक्कालिंगम और रिलायंस सिक्योरिटीज के शोध प्रमुख विकास जैन ने एनडीटीवी प्रॉफिट के आज प्रॉफिट शो में निवेशकों के प्रश्नों का अन्य बातों पर जानकारी दी है। क्या बात हुई है भारतीय रेलवे वित्त निगम पर? अगर जैन की बात करें तो इन्होंने यहाँ पर कहा है कि आईआरएफसी की पकड़ जारी रख सकते हैं। पिछले 7 महीनों में स्टॉक का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। साप्ताहिक चार्ट पर भी उच्च स्तर निचला स्तर बनाना, खरीदने का जो अवसर है, अपॉर्चुनिटी है, वो 145 से 50 के रुपए के बीच होना चाहिए, जो 2 तिमाहियों के बाद अपेक्षित। चोक्कालिंगम की बात कर लें तो उन्होंने कहा है कि बाय कर सकते हैं, यानी कि पकड़ो। इसका मीनिंग 1 से 2 वर्ष तक होल्ड करना पड़ेगा और एक मजबूत विकास पथ पर वापस जरूर आएगा और ऑर्डर बुक मूल्यों में सुधार होगा। कि फिलहाल आईआरएफसी का जो ट्रेंड है वो हमें नेचुरल से बेरिश की जोन में जाता नजर आ रहा है। व्यू यहाँ पर यही है कि हो सकता है रेलवे स्टॉक्स या फिर आईआरएफसी की बात ही करें तो नीचे की तरफ अपने लोअर लेवल्स को रीटेस्ट कर सकते। बार बार जो है 100 का लेवल यहाँ पर आईआरएफसी पर दिया जा रहा है कि 100 पर स्टॉप लॉस लगाएं, 110 पर स्टॉप लॉस लगाएं। काफ़ी सारे एनालिसिस द्वारा कहना है जिस तरह से यहाँ पर इतना ज़्यादा नीचे की तरफ इंपॉर्टेंट लेवल दिए जा रहे हैं तो हो सकता है चांसेस हैं कि नीचे की तरफ आईआरएफसी आता नजर आए। ऐसा मुझे लगता है, ये मेरा निजी विचार है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। आपको कैसा लगता है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन ये पॉइंट नहीं है कि लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक अच्छा नहीं है। पर मजे की बात है अगर नीचे की तरफ स्टॉक मिलता है, ज्यादा मिलता है, नीचे की तरफ खरीदने के लिए मिलता है तो वेल एंड गुड है, वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी होगी। इसके अलावा देखिए आज हमें देखने के लिए क्या मिला। भारतीय सेना ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया और बुधवार को पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइलें हमले किए। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी अगर आप समझने का प्रयास करें तो 18 नाउ से जो बात हुई है वरिष्ठ अधिकारी की रेलवे के, तो उन्होंने कहा है कि कश्मीर घाटी में ट्रेन परिचालन जारी रहेगा। कश्मीर घाटी में ट्रेन परिचालन जारी रहेगा और कश्मीर घाटी में 22 ट्रेनें चलाती हैं तो वो सभी की सभी लगभग चलती नजर आएंगी। दैट मीन इस पॉइंट से, इस आतंकी जो हमला किया गया है 9 आतंकी ठिकानों पर, इस पॉइंट से रेलवे को कोई भी फर्क पड़ता नजर नहीं आया, जिसकी वजह से हमें रेलवे के स्टॉक्स में आज अच्छी रिकवरी होती कुछ नजर आई। और फिर नई जो है बात की जा रही है वंदे भारत की, तो वंदे भारत नहीं यहाँ पर बात की जा रही है चलने की, जो कि उन महीने से शुरू होती नजर आएगी। इसके अलावा देखिए आईआरएफसी में मजे की बात है कि डिविडेंड यील्ड आईआरएफसी का काफी अच्छा बना हुआ। अगर आप देखें तो अभी फिलहाल में जो डिविडेंड अनाउंस किया गया 0.80 पर पैसे का डिविडेंड कंपनी ने दिया, जिसकी रिकॉर्ड डेट आपको पता 21 मार्च रखी गई थी। इसके अलावा भी समझे तो कंपनी ने कुल मिलाकर के शेयर धारकों को बार बार लाभांश जो दिया है या भुगतान किया है या फिर डिविडेंड दिया है, आईआरएफसी ने अब तक अपने शेयर धारकों को करीब 7 रुपये 5 पैसे का भुगतान किया है और साल में 2 बार डिविडेंड आईआरएफसी का देखने के लिए मिल जाता है। वहीं पर 0.80 रुपये के डिविडेंड के अलावा समझे तो कंपनी ने यहाँ पर 1.5 रुपये 1.43 1.83 का डिविडेंड 2021-22 में भी देखने के लिए मिला। 52 वीक हाई लो की बात करें 108 से 229 तक का सफर आईआरएफसी में हमें होता नजर आया है। तो आईआरएफसी मेट्रो और रैपिड रेल परियोजनाओं पर भी विविधता लाकर विकास की ओर आगे बढ़ने की बात कर रही है। तो इस वीडियो में आईआरएफसी पर तो डिस्कस करेंगे ही, साथ में बोनस, साथ में स्प्लिट और डिविडेंड शेयर के बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पर आईआरएफसी के लिए वित्त पोषक रूप में अपनी भूमिका से आगे बढ़ाकर अब आईआरएफसी मेट्रो रेल और रैपिड रेल परियोजनाओं पर भी आगे बढ़ने के लिए योजना बना रहा है, ताकि विकास जो है उसको गति मिल सके। और आईआरएफसी के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेश मनोज कुमार दुबे ने काफ़ी अच्छी बातें यहाँ पर कहा कि ये जो व्यवसाय है हमारे लिए बहुत आकर्षक होंगे और सरकारी कंपनी ने नए अवसरों के रूप में भाग लेना शुरू किया और पिछले 3-4 महीनों में ही 3 बोलियां जीती, जिसमें 14,000 करोड़ की संपत्ति भी हासिल करी। दुबे ने कहा कि इन परिसंपत्तियों से आ रहा है रेलवे के साथ बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज है और विशेष रूप से मार्जिन में भी सुधार की बात कही गई और इन नई बोलियों से मिलने वाला जो मार्जिन जो है वो रेलवे से मिलने वाले मार्जिन से 2 से 3 गुना है। दैट मीन इस पॉइंट का आगे चल के कंपनी के रिजल्ट्स पर रिवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में ही एक अच्छा निरंतर देखने के लिए मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए अभी जो रेलवे से इनको मार्जिन मिलता है और जो अब ये बोली इन्होंने जीती हैं ये 2 से 3 गुना ज़्यादा है। और 2026 के लिए आईआरएफसी लगभग 30,000 करोड़ के स्वतंत्र को लक्षित कर रहा है, जो उच्च मार्जिन को देखते हुए रेलवे ऋण के लगभग 90,000 करोड़ के बराबर होगा। यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि प्रबंधन जो है, जो AUM है, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधार पर घटी है, तो क्या 2025-26 के लिए किस तरह से वृद्धि का अनुमान लगा रहे हैं? तो
तो वित्त वर्ष 2024-25 बहुत ही स्थिर तरीके से बंद हुआ और फ्लैट निर्देशों का कारण पिछले 2 वर्षों से जो कि 21-22 और 22-23 रहे, उसका अच्छा प्रदर्शन करने के बाद हमारे पास शायद ही कोई स्वतंत्र हुआ और इस कारण रेलवे जो है अधिक बजट संस्थानों के माध्यम से किसी भी स्वतंत्रता की मांग नहीं कर रहा था, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में सरकारी बजटीय सहायता बहुत अधिक थी। लेकिन अगर बात करें 2024-25 की जो अंतिम तिमाही में इन्होंने विविधीकरण करने का फैसला किया है और इस कंपनी के लिए ये गेम चेंजर साबित होने वाला है, क्योंकि 40 वर्षों से हमारे पास केवल एक ही ग्राहक था, लेकिन भारतीय रेलवे और वहाँ मार्जिन 35-40 हज़ार के अंकों का था। सो उन परिसंपत्तियों से विविधता लाना शुरू कर दिया है और भारतीय रेलवे की मदद कर रही है। इस कैलेंडर वर्ष पिछले 4 महीनों में 14,000 करोड़ की संपत्तियां जुटाई हैं और इसमें मार्जिन भी ज़्यादा है। इसके अलावा समझें तो कुछ संख्याओं की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो AUM वृद्धि के लिए। इसका अर्थ है कि वृद्धि कहाँ से आती है। तो CSB बैंक को स्थायी गिरावट के बाद 4% मार्जिन पर लौटने का भरोसा। अगर मैं आपको एक संख्या बताऊं तो वित्त वर्ष 2025-26 लगभग 30,000 करोड़ करने का लक्ष्य है, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया। और मेन पॉइंट हम यहाँ पर यही लेकर के चलते हैं कि मेट्रो रेल और महानगरों के बीच रैपिड रेल में विविधता ला रहे हैं और ये व्यवसाय हमारे लिए बहुत ही आकर्षक होंगे। तो काफ़ी अच्छी ये अपडेट्स हमें फिलहाल दुबे जी द्वारा जो स्टेटमेंट्स हैं देखने के लिए मिल रही हैं और बहुत ही अच्छी चीज़ इन्होंने बताई हैं। देश में कब चलेगी पहली बुलेट ट्रेन, तो काफ़ी ज़्यादा नई अपडेट्स IRFC पर आती नज़र आ रही हैं। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन की बात करें तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जहां पर काफ़ी बड़ा सिनेरियो देखने के लिए मिल रहा है और IRFC को आपको पता है, IRFC पर हमने बहुत बार अपडेट की है कि जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है ये एक अहम हिस्सा है और IRFC का इसमें काफी बड़ा हाथ रहता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर पॉइंट क्या है कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट BKC में बन रहे देश के एकमात्र अंडरग्राउंड बुलेट ट्रेन स्टेशन की खुदाई का लगभग 76% काम पूरा हो चुका और रेल मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का एक अहम हिस्सा है और रेल मंत्रालय की ओर से जानकारी के मुताबिक 14.2 लाख घन मीटर खुदाई पूरी कर ली गई है। इसके अलावा समझें तो यहाँ पर करीब 100 फीट गहराई तक पहुंच चुका है, जो लगभग 10 मंजिला इमारत के बराबर है और प्लेटफॉर्म को 20 मीटर की गहराई पर बनाया जा रहा है, जिसमें 3 फ्लोर होंगे, कांक्रीट सर्विस और प्लेटफॉर्म। 16 कोच वाली बुलेट ट्रेन को समायोजित करने के लिए पर्याप्त। इसके अलावा भी समझें तो M60 ग्रेड कंक्रीट से बेस स्लैब डाला जा रहा है, जिसे हर कोस्टिंग के लिए 3-4 घन तापमान नियंत्रित कंक्रीट की जरूरत होती है और मॉडर्न कंक्रीट लैब भी साइट पर ही मौजूद है, जहां वाटर पैराबिलिटी और रैपिड क्लोराइड जैसे टेस्ट किए जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो आने वाले टाइम में भी और इस पर काफ़ी सारी नई अपडेट्स आती रहती हैं, जो ये रेलवे के लिए बहुत बड़ा और भारत के लिए भी बहुत बड़ा एक नाम कमाने वाला प्रोजेक्ट है और इस पर काफ़ी बड़ा निवेश भी किया जा रहा है। इसके अलावा समझें तो 22 अप्रैल को रेल मंत्री वैष्णव जी ने सोशल मीडिया पर स्टेशन की प्रगति को साझा करते हुए लिखा है कि मुंबई का बुलेट ट्रेन स्टेशन 100 फीट जमीन के नीचे आकार ले रहा है और इस राज्य के जो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं तो उन्होंने यहाँ पर कहा है कि यह प्रोजेक्ट अब 2028 के अंत तक पूरा हो सकता है। बाकी देखिए रेलवे पर नई अपडेट्स आती रहती हैं। फिलहाल एक और अपडेट है जहां पर राजस्थान के बीच सीधा महाराष्ट्र तमिलनाडु की जो रेल सेवा नई शुरू करने की बात कही जा रही है और अश्विनी वैष्णव जी द्वारा हरी झंडी भी दिखाई जा रही है। तो नई रेल सेवा शुरू होती यहाँ पर नजर आएगी। इसके अलावा अहम बात कर लें तो अगले 3 वर्षों में 200 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की बात कही जा रही है। रेल यात्रा में क्रांति लाने के लिए भारतीय रेलवे की मेगा योजना। यहाँ पर अश्विनी वैष्णव जी ने अगले 2 से 3 वर्षों में 100 अमृत भारत, 50 नमो भारत और 200 वंदे भारत तक की यहाँ पर निर्माण के लिए ट्रेनों की बात यहाँ पर कही। इसके अलावा समझे तो यहाँ पर 2025-26 के बजट में जो भारतीय रेलवे के उन्नयन पर सरकार का ध्यान जारी है, 2.52 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया और वैष्णव जी ने 4.6 लाख करोड़ रुपए की नई परियोजना पर भी प्रकाश डाला। देखिए जब रेलवे पर बड़ी इन्वेस्टमेंट होती रहेंगी तो रेलवे की कंपनियों को उनका बेनिफिट मिलता ही रहे। अगर इस बात को शॉर्ट में समझेंगे तो भी एक ही लाइन बनती है, लंबे में समझेंगे तभी एक बात बनती है। अगर गवर्नमेंट का, सरकार का निवेश पूंजीगत रेलवे पर बढ़ता है तो नो डाउट रेलवे से रिलेटेड जो कंपनियां हैं उन सभी कंपनियों पर ही कैसे ना कैसे करके इफेक्ट जरूर पड़ता है, क्योंकि कोई ना कोई प्रोजेक्ट, कोई ना कोई कर्म, कोई ना कोई कार्य कंपनी कर रही है। ये हमको पता होना चाहिए कि हमारी कंपनी जो है, जो हम इस पर निवेश कर रहे हैं, उसका बिजनेस जो है वो बिजनेस उससे रिलेटेड है या नहीं। तो IRFC का सबसे बड़ा मेन सिनेरियो क्या रहता है आपको पता है, पेपर देना, नई परियोजना। अब कंपनी नवरत्न स्टेटस पर भी है, 1000 करोड़ तक का खुद का डिसीजन ले सकती है और काफी सारी एडवांटेज भी हैं जो अभी
भी यहाँ पर आगे दुबे जी ने जो कहा है वो मैंने शेयर किया हुआ है, जिससे काफी चीजें क्लैरिटी से पता चलती हैं। अगले 4 से 5 वर्षों में पूरा हो जाएंगे और इन परियोजना में नई रेलवे लाइनें बिछाना भी है, पुनः विकास करना भी है, फ्लाईओवर भी है और अंडरपास का निर्माण करना भी शामिल है। और 31 मार्च तक तो 1400 कोच पूरे होने की उम्मीद भी बताई गई है और 25-26 में 2000 नए टर्नल कोच का लक्ष्य है और 1000 नए फ्लाईओवर को मंजूरी भी दे दी गई है। डिस्काउंट पर मिल रहा है रेलवे पीएसयू स्टॉक, खरीदना चाहिए या नहीं? तो आप लोगों को पता है पीक से काफी बड़ी गिरावट रेलवे के स्टॉक्स में होती नजर आई। एक साइड पर यह भी देखा जा सकता है कि नीचे वाले लेवल्स पर और डिस्काउंट पर स्टॉक मिल रहा है। सो काफी सारे एनालिसिस हैं, समझते हैं एनालिसिस द्वारा स्टॉक में क्या कहना है। उस समय में शेयर मार्केट में कुछ तेजी देखने को मिल रही है और कई कंपनियों में दमदार रैली भी देखी जा रही है। कुछ कंपनियों के शेयरों में कमजोरी बनी हुई है और उसमें कंसोलिडेशन भी दिखाई दे रही है। रेलवे सेक्टर में भी कामकाज करने वाली कंपनियों के बारे में बात करें तो मिला जुला असर दिख रहा है। और मल्टी बैगर रिटर्न देने वाली रेलवे स्टॉक IRFC की बात करें तो फिलहाल स्टॉक दबाव में है और पिछले एक हफ्ते में कंपनी के शेयरों में 7% से करीब अधिक की, अब तक की 17% और पिछले 6 महीनों में 20% की कमजोरी आई है। लेकिन अब आगे क्या, आगे समझे तो एक शो पर हमें एनालिसिस द्वारा मार्केट एक्सपर्ट शरद ने अपनी राय जो है IRFC पर साझा की है। क्या कहना है इनके द्वारा कहना है कि स्टॉक अभी कंसोलिडेशन फेस में है और काफ़ी समय से स्टॉक में मंदी दिख रही है। ऐसे में अभी एवरेज कर सकते हैं, लेकिन आपको 110 रुपये का स्टॉप लॉस रखकर एवरेज करना चाहिए, ऐसा इनके द्वारा कहना है। और यदि यह स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो स्टॉक में और भी गिरावट आ सकती है और क्लियर कट एग्जिट की बात भी इन्होंने कही है, क्योंकि इसके बाद नीचे की तरफ 80 और 90 के लेवल तक नीचे जा सकता है और ऐसे में यहाँ पर आपको 110 के स्टॉप लॉस के साथ एवरेज करने की राय रहेगी। BSE एनालिसिस के आंकड़ों के अनुसार पिछले 1 साल में कंपनी के शेयरों में 20% से अधिक की गिरावट देखने के लिए मिली, लेकिन नो डाउट 3 और 5 साल में काफ़ी 2 और 3 साल में काफ़ी अच्छे रिटर्न यहाँ पर IRFC ने शेयर होल्डर्स को बना करके दिए हैं। आगे के सिनेरियो को समझें तो फिलहाल Q4 के रिजल्ट जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस करे ही हैं, लेकिन अगर समझें तो नेट प्रॉफिट जो है कंपनी का 2% की गिरावट हुई है ईयर ऑन ईयर में। और अगर हम बात करें कंपनी के रिवेन्यू की तो रिवेन्यू सालाना दर पर देखें, ईयर ऑन ईयर देखें तो 3.8% की बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है। और फिर 60,000 करोड़ रुपए की फंड जुटाने की योजना को मंजूरी मिलती नज़र आई है, जो कि 2025-26 के लिए है। इसके अलावा समझें तो यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं, इससे आपको काफ़ी क्लियर समझ आएगा। स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से भी देख सकते हैं। स्टॉक में इन्वेस्ट किया है तो फिर आपके लिए जानना बड़ा ज़रूरी है कि स्टॉक में आगे कहाँ तक जाएगा और इसमें फिर और गिरावट आएगी या एनालिसिस द्वारा काफ़ी कुछ बताया जा रहा है। मार्केट एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर खास शो में 18 हाउस ऑफ देश में अपनी राय दी है और इस पर अपनी रणनीति भी साझी की है। एक्सपर्ट्स की राय क्या है? खास शो में मार्केट एक्सपर्ट अक्षय ने IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के शेयर को लेकर अपनी रणनीति साझी की। एक्सपर्ट्स ने कहा है IRFC का शेयर मौजूदा शेयर प्राइस लगभग 1-7 है। अगर आपने थोड़े ऊंचे दाम पर इस शेयर में निवेश किया है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा यहाँ पर अक्षय का कहना है। एक्सपर्ट्स ने कहा है कि IRFC शेयर के लिए 100 रुपये का जो जोन है, 100 रुपये का जो जोन है, ये अहम सपोर्ट है। अगर आपको नज़रिया लंबी अवधि यानी कम से कम 1 साल का है तो ये सपोर्ट लेवल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहे। उन्होंने यह भी सलाह दी है कि उस निवेश में एक स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। सुझाव है कि शेयर में अगर गिरावट आती है तो 95 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए ताकि नुकसान को सीमित किया जा सके। और हालांकि पिछले 8 महीनों में बाजार में मंदी का दौर रहा है, लेकिन IRFC ने अच्छे संकेत दिए हैं और रिकवरी दिखाई है। इसी आधार पर एक्सपर्ट्स ने कहा है कि आने वाले 1 साल में यह शेयर 170 रुपये से 180 रुपये तक जा सकता है। अगर सब कुछ अनुकूल रहा तो 190 रुपये का लेवल भी छू सकता है। अंत में एक्सपर्ट्स ने कहा कि IRFC अभी भी पॉजिटिव नजरिया बनाए रखना चाहिए। जब यह शेयर 180-90 के स्तर पर पहुंच जाए तो मुनाफा निकालने पर विचार करना चाहिए। वहीं अगर हम बात कर लें पॉलीकैब शेयर की, जिसने आज Q4 के रिजल्ट्स भी अनाउंस किए, तो इस कंपनी ने हाईएस्ट अपने अब तक का सबसे बड़ा डिविडेंड यहाँ पर 6 साल का अनाउंस किया है, जहाँ पर कंपनी ने 35 रुपये पर शेयर की बात यहाँ पर कही है। और रिकॉर्ड डेट जो है वो एजीएम मीटिंग में यहाँ पर बात की जाएगी, जब यहाँ पर अप्रूव मिलती मेंबर्स द्वारा नजर आएगी। और अगर इससे पहले डिविडेंड्स की बात करें तो कंपनी ने
₹3 से डिविडेंड शुरू किया था और 9 जुलाई 2024 को लास्ट डिविडेंड 30 का दिया। बाकी वीडियो जो है हमने बनाया है एजुकेशन पर्पस के लिए। अगर आप कोई भी डिसीजन ले, निवेश करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पहले ले, बड़ी बात को स्टडी जरूर किया करें। चैनल पे सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो के साथ। बात करें तो विभाजन की तैयारी चलती यहाँ पर नजर आ रही है। मेन पॉइंट को समझें तो अब एक कंपनी दो में हो जाएगी। कई लोग सोच रहे होंगे कि आखिर क्या बदलाव होने जा रहा है। तो टाटा मोटर्स खुद को नई दो सूचीबद्ध कंपनियों में बांट रही है। पहली अपने यात्री वाहन मतलब कि पीवी व्यवसाय के लिए, जिसमें ईवी और लग्जरी ब्रांड जैसे जगुआर, लैंड रोवर शामिल है, और दूसरी वाणिज्यिक को वाहन सीवी जो शाखा के लिए, जिसमें ट्रक और बसें शामिल है। और हर मौजूदा शेयरधारक को टीएमएल यानी कि टाटा मोटर्स के हर शेयर के बदले नई सीवी कंपनी टीएमएलसीएफ का एक शेयर मिलेगा और दोनों का अंकित मूल्य ₹2 होगा। सो हर एक शेयर के बदले नई कंपनी का एक शेयर जो है मिलता नजर आएगा। इसके अलावा भी टाटा मोटर 13 मई को Q4 के नतीजे घोषित करने के लिए तैयार है और उसके साथ ही कंपनी बोर्ड वित्त वर्ष 25 के लिए डिविडेंड घोषणा पर भी विचार या चर्चा जो है करेगा और कंपनी के दो हिस्सों को बांटने से पहले कंपनी के प्रदर्शन का आकलन करने का एक महत्वपूर्ण क्षण होगा। बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर वित्त वर्ष 2024-25 के पर इक्विटी शेयर फेस वैल्यू ₹10 पर यानी कि ₹4.05 का डिविडेंड देने की सिफारिश की है और शेयर धारकों के मंजूरी के अधीन है। और यह डिविडेंड आगामी वार्षिक बैठक में बैंक के शेयर धारकों के मंजूरी के अधीन है। और डिविडेंड का भुगतान पाने के लिए बैंक ने 20 जून 2025 को रिकॉर्ड डेट के रूप में निर्धारित किया है। इसका मतलब है कि 20 जून 2025 को जिनके पास बैंक के शेयर होंगे वही डिविडेंड प्राप्त करने के पात्र होंगे। और बैंक की 19वीं वार्षिक आम बैठक 27 जून 2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अन्य वीडियो विजुअल माध्यम के जरिए आयोजित की जाए। तो 27 जून को क्या है, कंपनी की वार्षिक बैठक है और भुगतान पाने के लिए जो रिकॉर्ड डेट है वो 20 जून की बात कही जा रही है। इसके अलावा समझे तो डिविडेंड गजब 2 या 4 नहीं बल्कि वॉशरूम फिटिंग बनाने वाली कंपनी दे रही है ₹65 का डिविडेंड। रिकॉर्ड डेट 1 जुलाई 2025 निर्धारित की गई है। सेरा चौथी तिमाही के रिजल्ट यहां पर आते नजर आ रहे हैं और इस दौरान बाजार में लेटेस्ट कई कंपनियों ने नतीजे जारी किए हैं जो अपने पात्र शेयर धारकों को डिविडेंड का तोहफा भी दे रही हैं। इस बीच वॉशरूम फिटिंग बनाने वाली सेरा सैनिटरी वेयर कंपनी ने अपने पात्र शेयर धारकों के लिए डिविडेंड का ऐलान किया है। सो कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में इसकी जानकारी दी है। सेरा सैनिटरी वेयर लिमिटेड ने बताया है कि वे अपने पात्र शेयर धारकों को हर शेयर पर ₹65 का डिविडेंड देगी। डिविडेंड शेयर की बात करें तो हर शेयर मिलेगा ₹14 का डिविडेंड। कंपनी ने साल दर साल नहीं अपने शुद्ध प्रॉफिट नेट प्रॉफिट में 1.8% की वृद्धि दर्ज की। 2024-25 की तिमाही में थर्मैक्स का शुभ लाभ 205.7 करोड़ रहा जो पिछले साल 190 करोड़ था। थर्मैक्स के कुल परिचालन के वृद्धि की है किसमें रेवेन्यू में 11.6% की वृद्धि देखने के लिए मिली। 3085 करोड़ का रेवेन्यू और पिछले साल 2763 करोड़ का था। और थर्मैक्स की व्यवसायिक गतिविधियां सही दिशा में भी बढ़ रही हैं। इबीटा में भी काफी अच्छा जंप देखने के लिए मिला है, लेकिन इबीटा मार्जिन जो है थोड़ा कम होकर 9.7% आ गया है जो कि पिछले साल 9.9% था। थर्मैक्स लिमिटेड ने 2024-25 के लिए अपने शेयर धारकों को ₹14 का डिविडेंड देने का प्रस्ताव रखा है और यह डिविडेंड आगामी एजीएम की मीटिंग में जो है मंजूरी के अधीन है शेयर धारकों के। सो डिविडेंड देने के उद्देश्य से रिकॉर्ड तिथि 4 जुलाई 2025 रखी गई है। और कंपनी की ऑर्डर बैलेंस और ऑर्डर बुकिंग की बात कर ले जो कि 31 मार्च 2025 तक कंपनी का ऑर्डर बैलेंस 10,693 करोड़ था जो कि पिछले साल की समान तिमाही में 10,111 करोड़ से थोड़ा बढ़ा है। वार्षिक दर 6% की ऑर्डर बुक में कमी आई है, लेकिन यही 1526 करोड़ रही जो कि पिछले साल 1623 करोड़ थी।